एवरीवन, दिस इज मनोज एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की। सो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा डायनेमिक्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं डायनेमिक्स की। सो गाइस, डायनेमिक्स पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो डायनेमिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में थर्मो का मीन्स होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो जब भी हीट का मोशन होगा, समझ जाना आप वहां पे किसकी स्टडी कर रहे होंगे, आप वहां पे स्टडी कर रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स की। सो हीट का मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। और अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स जिस चीज पे काम करता है उसे हम लोग कहते हैं हाउ मच। थर्मोडायनेमिक्स काम करता है हाउ मच में। हाउ मच का मतलब यहां पे क्या है इसकी, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो ये किसके अंदर आता है, ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में। सो डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो डायनेमिक्स में पूरी डायनेमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें थर्मो का मींस होता है हीट एंड डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। सो जब भी हीट का मोशन होगा वी कॉल्ड इट थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्मोडायनेमिक्स हमेशा काम करता है हाउ मच में। सो हाउ मच का मतलब यहां पे क्या है, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा वो हमेशा किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। वहीं पे अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो डायनेमिक्स का जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो आज का हमारा चैप्टर है। सो केमिकल काइनेटिक्स सेकंड पार्ट होता है डायनेमिक्स का। और केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो किस चीज पे काम करता है, वो काम करता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो पे। सो गाइस, हाउ फास्ट और हाउ स्लो का मतलब, फास्ट और स्लो का मतलब यहां पे क्या है कि हाउ फास्ट द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि डायनेमिक्स जो होता है वो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में दो पार्ट में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स काम करता है हाउ मच में, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एंड आपका जो केमिकल काइनेटिक्स होता है वो काम करता है हाउ फास्ट द रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है केमिकल काइनेटिक्स में, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में ROR भी लिखते हैं। तो ROR, दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो गाइस, सपोज मानिए हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने उस रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो जब हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो सपोज मानिए जब टाइम 0 था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 10 मोलैरिटी। ये किसकी कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की। तो जब टाइम 0 हुआ होगा, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट यहां पे क्या रहा होगा, 0 कंसंट्रेशन पे रहा होगा। फिर मैंने कहा जैसे जैसे टाइम बीता, जब टाइम हमारा क्या हुआ, T1 हुआ, सो प्रोडक्ट जो हुआ उसकी कंसंट्रेशन 2 मोलैरिटी हो गई। तो रिएक्टेंट हमारे पास कितना बचा होगा, 1 मोलैरिटी बचा होगा। फिर मैंने कहा कि जब टाइम चलता गया और जब टाइम इज इक्वल टू T2 हो गया, तो मैंने कहा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सपोज मानिए 4 मोलैरिटी हो गई और वहीं पे रिएक्टेंट कितना बचा होगा, हमारे पास 6 बचा होगा। सो अगर आप इस टेबल को ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे टाइम के साथ हम लोग जा रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, वहीं पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। सो दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट जो होता है वो टाइम के साथ घटता है, वहीं पे प्रोडक्ट जो होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है। तो रिएक्टेंट की बात हम कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम इंटरवल, विथ टाइम इंटरवल। सो रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन घटती है टाइम के साथ। दैट्स व्हाई जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे रिएक्टेंट का, सो आप क्या लिखोगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। या फिर आप यहां पे एक और चीज लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं प्रोडक्ट की टर्म में, तो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। सो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इंक्रीज और चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट, विथ टाइम इंटरवल, विथ टाइम इंटरवल। सो गाइस, अगर आप इस
पॉइंट को समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। सो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लिखेंगे चेंज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं लिखूंगा चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक चीज और देखते हैं। सपोज मानिए मेरे पास आर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और मैंने उससे बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं कि सपोज मानिए ए कोई रिएक्टेंट है और उससे मैंने क्या बना दिया, बी बना दिया। सो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ए है वो क्या है, रिएक्टेंट है, एंड जो बी है वो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूं ए का जो रिएक्टेंट है तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे डेल ए, जिसे कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इंटरवल, चेंज विद टाइम इंटरवल, और इसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा, प्रोडक्ट के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल बी अपॉन डेल टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल, और इसे रिप्रेजेंट करूंगा प्लस से। प्लस का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और माइनस का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो जिसकी कंसंट्रेशन घटेगी, किसकी घट रही है यहाँ पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस इसे कहा जाएगा। सो गाइस जिसकी कंसंट्रेशन घटती है, किसकी घटती है, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर घट रही है तो आप उसका हमेशा क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालेंगे। और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी आप उसका क्या निकालेंगे, आप उसका निकालेंगे रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस जो बनना स्टार्ट हो गया है। सो गाइस ये है कुछ बेसिक चीजें जो हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने देखी। तो क्या क्या देखा हमने, देखा कि जो डायनेमिक्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स, जो काम करता है हाउ मच में, सो हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वहीं पे जो उसका सेकंड पार्ट है वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो काम करता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो पे, मतलब हाउ फास्ट द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और हाउ स्लो द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। फिर हमने कहा कि इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वी कॉल्ड इट रेट ऑफ रिएक्शन। सो मेरे पास आर कोई रिएक्टेंट है और मैंने उससे बनाया प्रोडक्ट, तो जब टाइम 0 था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 थी, तो 0 टाइम पे प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या रही होगी, 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब टाइम t1 हुआ, सो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2 हो गई, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा, 8 बचा होगा। वहीं पे जब टाइम आपका t2 हो गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 4 हो गई, तो रिएक्टेंट कितना बचा, 6। सो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है, और वहीं पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। सो वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल। वहीं पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं प्रोडक्ट की टर्म में, तो मैं लिखूंगा चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सपोज मानिए मेरे पास ए रिएक्टेंट है और बी यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेल ए, जिसे चेंज कहा जाता है, अपॉन डेल टी, लेकिन नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट घटता है, तो घटना मतलब रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का हमेशा क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। वहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट का लिखूंगा तो मैं डेल बी अपॉन डेल टी लिखूंगा, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है, और जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसे हम लोग क्या लिखेंगे, उसका क्या निकालेंगे, रेट ऑफ अपेरेंस। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है तो रेट ऑफ अपेरेंस आप इसका निकालेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सो गाइस अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का टाइम के साथ, सो कैसे ग्राफ बनेगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो हमेशा क्या होती है, घटती है। तो सपोज मानिए मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और उससे मैंने क्या बनाया, बी प्रोडक्ट बनाया, तो ये है हमारे पास रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड वाले हमेशा रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट घटता है इसलिए उसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकाला जाता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है इसलिए उसका रेट ऑफ अपेरेंस निकालते हैं। सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, और वो ग्राफ किस किसके बीच में होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम के साथ। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के साथ, तो रिएक्टेंट यहां पे क्या है, रिएक्टेंट यहां पे ए है,
और ग्राफ किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ये ग्राफ है। तो आपको पता है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ क्या होती है, घटती है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सो सपोज मानिए एट पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन है A1 और यहां पे टाइम हमारे पास क्या है, T1 है। वहीं पे किसी इंस्टेंट पे मैं दूसरा चेक करता हूं तो आपको पता चलेगा कि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, घट गई। देखिए A2 कंसंट्रेशन हो गई और यहां पे टाइम क्या हो गया, T2। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं इसका निकालता हूं, ठीक है, क्या बोला, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा चेंज और डिक्रीज, change or decrease in the concentration of reactant अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल, अपॉन में क्या आएगा, टाइम इंटरवल। सो यहां पे क्या बोला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज कितने का आ रहा है, देखिए चेंज यहां पे क्या आ रहा है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये रहा हमारा फाइनल, माइनस क्या करेंगे हम लोग, इनिशियल, और आपको पता है नीचे क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका चेंज इन टाइम, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, नेगेटिव से। नेगेटिव से रिप्रेजेंट क्यों किया, नेगेटिव से रिप्रेजेंट इसलिए किया क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, घटती है। अब गाइस ये क्या निकल गया, ये निकल गया रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी टर्म्स का, रिएक्टेंट की टर्म्स का, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब सपोज मानिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल के बाद, क्या बोला मैंने कहा अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, अगर एक लंबे समय के बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या बन जाएगा, जो बन जाएगा माइनस का डेल A अपॉन में डेल T। तो ये जो A2 माइनस A1 है वो बन गया डेल, और T2 माइनस T1 यहां पे क्या बन गया, डेल T बन गया। सो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे, तो ये यहां पे क्या कहलाएगा, ये यहां पे कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो गाइस सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट टाइम इंटरवल, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कैसे लिखा जाएगा, रिएक्टेंट का, ये लिखा जाएगा माइनस का dA अपॉन dt, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत कम समय में या बहुत छोटा, और यहां पे क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मेरे पास कोई A रिएक्टेंट है और उससे मैं बना रहा हूं B प्रोडक्ट, तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम के साथ, तो ग्राफ आपको पता है कि डाउनफॉल पे जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा घटती है। और जब मैंने इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। और वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो वो कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो लिखा जाएगा माइनस का डेल A अपॉन डेल T। तो यहाँ पे जो A2 माइनस A1 था वो डेल A बन गया, और T2 माइनस T1 क्या बन गया, डेल T बन गया। वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप लिखोगे माइनस का dA अपॉन dt। तो ये लिखा हम लोगों ने रिएक्टेंट के लिए। चलिए मूव करते हैं और प्रोडक्ट के ग्राफ की बात करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, जो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, आपको पता है कि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। सो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। सो ये रहा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, बी था। किसके साथ बनेगा ये ग्राफ, टाइम के साथ बनेगा। और आपको पता है ये ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब सपोज मानिए एक पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूं, ये मेरा एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो B1 है और टाइम यहाँ पे क्या हो गया, T1। फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे चेक किया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो ये हो गया आपका B2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2। सो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं प्रोडक्ट का, सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे क्या है, B2 माइनस B1 अपॉन में क्या हो जाएगा,
T2 माइनस T1 और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अब सपोज मानिए कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो ये यहां पे क्या कहलाएगा, ये यहां पे कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप कैसे लिखोगे, जिसे आप लिखोगे डेल बी अपॉन डेल टी की फॉर्म में लिखोगे और आगे लगाओगे प्लस। वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हो एट एन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे, इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे अगर आप उसे मेजर कर रहे हो गाइस, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, जिसे आप कैसे लिखेंगे, जिसे आप सिंपली लिखेंगे प्लस और ये हो जाएगा तुम्हारा डी अपॉन में क्या आ जाएगा dt। सो गाइस ये था ग्राफ किस किस के बीच का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम के साथ का, जो हमेशा कैसे करेगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। वहीं पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद मेजर करोगे तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो प्लस में लिखा जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी। वहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो एट एन इंस्टेंट, तो ये कहलाएगा dB अपॉन dt प्लस में। सो आई होप आपको ये प्रोडक्ट का भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों की। सो गाइस बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में है क्या। सो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एक्चुअली में देखा जाए, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में लिखा जाए तो हम एक ही चीज लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम इंटरवल। सो एक्चुअल में जो डेफिनेशन होनी चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में, वो होनी चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात की जाए तो आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो यहां पे जो यूनिट बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। सो ये यूनिट बन जाएगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर टाइम मिनट में हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। क्लियर है। सो गाइस ये है यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। सो हम जानते हैं कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम अगर सेकंड में तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर सेकंड, वहीं पे अगर टाइम मिनट में हुआ तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर मिनट। सो गाइस आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाले सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक ये थैंक यू सो मच।